बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि सीए एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बेहद नंबर वाला चैप्टर है। यानी आपके एग्जाम में 4 चैप्टर आपको करने ही करने हैं, रटने ही रटने, सीखने सीखने, समझने ही समझने और बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है आपको। कितने चैप्टरों की? 4। पहला है कैश फ्लो अच्छे से, दूसरा है एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी। यानी ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिन तीनों चैप्टरों पे आपको टका टक टका 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 टक 16 सवाल नंबर मिल जाते हैं। और एक आपको जो और एक मिसलिनियस सवाल आता है जाके, वो ब्रांच से आ गया, फॉरेन ब्रांच से आ गया, ये इससे आ गया, क्या कहते हैं यानी बायबैक ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी। ये चिरकुट और चिंटू टाइप के चैप्टर्स होते हैं। कैसे होते हैं? चिंटू टाइप के चैप्टर। चिंटू टाइप का समझते हो? यानी आप बैठे 20 मिनट, कितने मिनट, और चैप्टर इज ओवर। यानी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिन्हें ओवर होने में ज्यादा समय नहीं लगता। यानी हम लोग यदि बैठ जाएं, कोई कहता है बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, कितनी देर में सीख जाएंगे? मैक्सिमम हाफ एन आवर। सर उससे ज्यादा कुछ हो सकता है? हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जब होता तो कुछ होता ना। तो आपको सबसे पहले, अब हम लोग जिस फेज में आ रहे हैं, जिस फेज में चल रहे हैं, वहां पर 60 नंबर का पेपर हम सबसे पहले ब्रेक करने वाले हैं। कितने नंबर का? 60 मार्क का। अकाउंट में यदि किसी बच्चे के नंबर 80 से कम आ रहे हैं, 70-80 से बीच में नहीं आ रहे हैं, नहीं 70 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आप बहुत बड़े लेवल के रजिस्टर्ड हैं। मतलब आप गंदे नहीं है, बहुत बड़े लेवल के गंदे इंसान हैं। क्यों सर? 50 चाहिए होते पास होने के लिए। मैंने कहा ये पेपर वो होता है जो आपका क्या बनाता है? एग्रीगेट बनाता है। देखिए, इनकम टैक्स नॉट लेस देन 70, अकाउंट नॉट लेस देन 80। अब आप फंसते कहां हैं? अब आप फंसते हैं अगले 2 पेपरों में। यदि आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो कहां फंसेंगे जाकर? तो आप फंसते लॉ में, है ना। कुछ आदमी अच्छा लिख लेते हैं, कुछ आदमी कम अच्छा लिख लेते हैं। तो जो कम अच्छा लिख पाते हैं, जिनकी रैंकिंग गंदी है, जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उनके वहां पर नंबर क्या हो जाते हैं? सरक जाते हैं। यहां से क्या हो गया? पुलअप हो गया। वहां पर जो सेकंड ग्रुप आता है, फिर वहां पर आपका ऑडिट वाला पेपर है। ये ऑडिट वाला पेपर आपको जीने नहीं देता जाकर, वो भी नंबर कम देता है। यानी कुछ पेपर्स होते हैं जो नंबर आपके बहुत अच्छे, आप हो सकता है कि आप अच्छे नंबर ले आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसमें ज्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो ये वो पेपर हैं जो आपको क्या कराते हैं? कवर अप कराते हैं, जिससे आप अपना पूरा मैचअप क्या कर लेते हैं? मैचअप कर लेते हैं। और रिजल्टिंग आप दोनों ग्रुप पास आउट हो सकते हैं, या सिंगल ग्रुप दे रहे तो सिंगल ग्रुप पास आउट हो सकते हैं। हम लोग दोनों ग्रुप को प्रायोरिटी क्यों देते थे? और हमने भी दोनों ग्रुप पास आउट किया था। तो सबसे बड़ा कारण क्या होता था? एक ग्रुप के नंबर यदि ज्यादा आ गए और दूसरे ग्रुप में नंबर कम आ गए, तो वो सेट ऑफ कर देता है। यानी यहां से उठाकर दूसरे ग्रुप में क्या कर देता है? पटक देता है। तो जाको आपको जो एग्रीगेट होता है, वो एग्रीगेट आपका मेंटेन हो जाता है। तो लोग दोनों ग्रुप इसलिए देते हैं। लेकिन दोनों ग्रुप तब देना चाहिए जब पहले आप अपने आप को इंश्योर कर लें कि आप एक ग्रुप पास आउट कर ले रहे हैं, आप पास कर लेंगे एक ग्रुप। जब तक आपको लगता है कि एक ग्रुप आपका पास नहीं हो रहा है, दोनों दूसरे ग्रुप में कूद जाना अकलमंदी की बात नहीं है। और इसलिए सबसे पहले आप अपनी पूरी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए और नंबर वाइज नंबर क्लासिफाई करिए। कैसे आएगा, कैसे होएगा? सर आपको कैसे पता कि मैं एमलगमेशन का सवाल लगाएंगे और हम इंस्टीट्यूट का सवाल लगा ही लेंगे? एग्जाम में सवाल आएगा, लगा ही लेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मैं 30 साल से 32 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने ऐसा सवाल देख लिया हो जो आ सकता हो और वो मैं ना पढ़ाऊं आपको? दूसरी चीज, मैंने भी पिछले 20 साल के सवाल लगाए थे, तो 32 तो मेरे साल हो गए जो मेरे सामने हैं, और 20 उससे पुराने साल हो गए। यानी 52 साल का इतिहास और भूगोल तो मुझे ही पता है कि कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में। अब कैसा ऐसा होगा कि जो 52 साल में नहीं आया वो अब आ जाएगा इस साल में? हाउ, आप पागल है एक नंबर के। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या है? पागल है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे अपने आपको? अरे, और दूसरी चीज, जब आपको पता है कि ऐसा सवाल आएगा, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी 16 नंबर सवाल आएगा आपके में, पता है उसमें डिविडेंड होगा, उसमें बोनस शेयर होगा, उसमें इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होंगे, उसके अंदर, बात समझना मत को, पता है हमें, हम सवाल भी लगाते हैं और फिर भी वहां गलत कराते हैं। अब इसे क्या कहेंगे आप? अकलमंदी कहेंगे कि बेवकूफी कहेंगे? इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस के लेवल में क्या है? बहुत कमी है। आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया ना। और हम लोग अब बैठ के
ये इंश्योर करेंगे। जब पता ही है कि ये आना है, ऐसे आना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वही मालूम है ये आएंगे, इस तरीके की चीजें आएंगी एग्जाम में, कैसे गायब हो सकता है, कैसे नहीं आएगा आकर। इसलिए कोई बच्चा 50-60 नंबर के लिए तैयारी ना करे, 80 प्लस के लिए सब तैयारी करो। कितने प्लस के लिए? 80 से नीचे एक नंबर आया तो भगवान एकदम क्लास से बाहर। आप दोबारा ना अपनी शकल मुझे दिखाना, ना मेरी शकल देखना। सर ऐसे कभी आते नहीं होंगे, मैं तुम्हें ऐसे सैकड़ों बच्चे दिखा दूंगा जिनके 100 प्लस 100 नंबर आए हैं, 100 आउट ऑफ 100, 99, 98, 90 प्लस नंबर आए हैं। आते भी हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं नहीं आते। किसके नहीं आते? जो खुद घमंड में चला जाता है, मुझे तो आती है अकाउंट, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, लगा ही नहीं रहे। अपने आप को चेक तो करके देख लो, सर इस चैप्टर के 10 सवाल दे दीजिए जो आपको अच्छे लगते हो, और मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। बस उसी देर आपको पता लग जाएगा आप सीख गए या नहीं सीख गए। वो जब तक सॉल्यूशन देख देख के करते रहोगे तब तक आपको लगता रहेगा सब कुछ अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। जैसे ही सॉल्यूशन आपके सामने से हटा, कहानी खत्म। तो इस चीज को हम दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छे से इंश्योर करेंगे। और आज कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाने का पर्पज यही कि आज 16 नंबर पक्के हो जाने चाहिए कि देखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। पहली चीज, व्हाट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट? मैंने कहा यार इट इज, मैं कह सकता हूं कि फाइनल अकाउंट का एक अगला स्टेप है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फाइनल अकाउंट के बाद एक अगला स्टेप, एक फर्दर स्टेप है। सर ये फाइनल अकाउंट के बाद ये फर्दर स्टेप की जरूरत क्या पड़ी? मैंने कहा यार देखो होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैलेंस शीट बनाता है और बैलेंस शीट के अंदर एक चीज की जा सकती है, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब बताया गया कि आपकी बैलेंस शीट को प्लस माइनस किया जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जाके ये सब चीजें की जा सकती हैं, यानी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। जरूरत थी इस चीज की कि यार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट्स। कायदे से तो यही होना चाहिए ना, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अकाउंट। और यदि ये होना चाहिए तो कम से कम ऐसी सारी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही पिक्चर दिखाने में काम आए। सर सही पिक्चर दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैंने कहा यार एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी है, तुम ज्यादा जानते हो जाके, लेकिन पैसा कौन लगा रहा है? इन्वेस्टर। सामान कौन सप्लाई कर रहा है? क्रेडिटर्स। लोन कौन दे रहा है? बैंक। यानी पैसा लगाने वाला दूसरा, लोन देने वाला दूसरा, सामान सप्लाई करने वाला दूसरा, दूसरे लोग पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो क्या देख के पैसा इन्वॉल्व करते हैं? बताइए वो क्या देख के पैसा इन्वॉल्व करते हैं? सॉरी टू से बच्चों, वो देख के इन्वॉल्व करते हैं पैसा सिर्फ एक चीज कि कंपनी साउंड है या नहीं। और यदि कंपनी साउंड है या नहीं, इसके लिए वो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं तो ऑडिटर रिपोर्ट पर करते हैं, जो आप बनने वाले हैं। जब एक ऑडिटर की रिपोर्ट पर ही वो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं तो ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आईसीएआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तरीके के अकाउंट्स का प्रेजेंटेशन कराए जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर सके। इसी क्रम में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कौन सा बेटा? मैंने कहा बेटा AS3 इन्वॉल्व किया गया। और AS3 में कहा गया कि देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 एक काम करेगा। क्या काम करेगा? कि मूवमेंट ऑफ कैश के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? मूवमेंट ऑफ कैश के बारे में। सर ये मूवमेंट ऑफ कैश क्या है? मैंने कहा यार एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का आना और जाना 3 कारणों से होता है। कितने कारणों से? 3 कारणों से होता है। 3 ही रीजंस होते हैं। पहला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी एक है ऑपरेशन के कारण, एक है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण और एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 ही एक्टिविटीज हो सकती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 ही रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा रीजन क्या है? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने कहा देख यार, सबसे पहले मैंने फाइनेंस के बारे में बताया। मैंने कहा एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए
सबसे पहले जरूरत होती है तो किसकी होती है? पैसा की, रुपया की। होती कि नहीं होती है? बिना उसके क्या होने वाला? और पैसे और रुपए का इंतजाम जनाब आप दो तरीके से करते हैं, या तो आप ओन कैपिटल लगा के करते हैं, यस और नो, और दूसरा आप लोन कैपिटल। यानी हम तो दो लाइनों में बात कहते हैं कि बिजनेस के अंदर दो चीजों की जरूरत है, या तो ओन कैपिटल या तो लोन कैपिटल। ओन कैपिटल को ही शेयर कैपिटल कहा गया, जिसे हम दो नाम से जानते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। यानी कंपनी इक्विटी शेयर के द्वारा पैसे जनरेट करती है, फंड जनरेट करती है, सोर्स जनरेट करती है। दूसरा प्रेफरेंस शेयर के द्वारा सोर्स जनरेट करती है, फंड जनरेट करती है। यदि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर से फंड जनरेट नहीं हो पाता है, या कम पड़ जाता है, या आपको लगता है कम है और पैसे की आवश्यकता है, तो आप कहां कूद के जाते हैं? लोन। लोन के लिए दो जगह जाते हैं, लोन के लिए दो जगह। या तो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। कहां जाते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, बैंकों के पास जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो लोन बोरो दिलाते हैं। दूसरा, कुछ लोग पब्लिक डिपॉजिट के पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, और पब्लिक के पास जाके वो क्या करते हैं? डिवेंचर इश्यू करते हैं, सिक्योरिटी इश्यू करते हैं, बॉन्ड इश्यू करते हैं, एडीआर इश्यू करते हैं, जीडीआर इश्यू करते हैं। यानी दुनिया भर के तरीके हैं जहां पर आप पब्लिक से क्या ले रहे हैं? डिपॉजिट। आपकी कंपनी में एक चैप्टर भी है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक के थ्रू आप डिपॉजिट लेते हैं, और उस डिपॉजिट के ऊपर आप क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं, यस और नो। यानी आप चाहे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू फंड्स का जनरेशन करेंगे, या दूसरा कौन सा तरीका हो सकता है? आप पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या कह दीजिए बैंक, या कह लीजिए पब्लिक डिपॉजिट। फंड्स जनरेट तो करेंगे, यस और नो। सर यदि हम इन दोनों के थ्रू जनरेट करते हैं फंड्स तो क्या होता है? मैंने कहा यार इक्विटी शेयर के थ्रू करोगे या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू करोगे तो आपको इसके ऊपर भी एक कॉस्ट चुकानी पड़ती है। क्या चुकानी पड़ती है? कॉस्ट, जिसे कहते हैं डिविडेंड। याद रखिएगा बच्चों, व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड केपी, केई एंड केपी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं हम लोग। केई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। यानी यदि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो आपको उसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। यदि आपने इक्विटी शेयर इशू किया है तो उसके ऊपर आपको इक्विटी डिविडेंड देना होगा। सर इट इज ऑब्लिगेशन। मैंने कहा नो, इट इज नॉट ऑब्लिगेशन, इट इज एप्रोप्रिएशन। तो फिर ये शब्द क्यों कह रहे हो देना होगा? हमने इज्जत की बात है, देना ही चाहिए। नहीं दोगे तो शेयर होल्डर आपको बदल देंगे। आज आप डायरेक्टर हैं, कल को शेयर होल्डर सभी खो जाएंगे। उसके बाद कहेंगे कि सारा पैसा यही लूट रहे, खा रहे, पी रहे हैं। तो सारे शेयर होल्डर मिलकर एक जगह क्या कर लेंगे? जाकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। इसलिए देखिए भावनात्मक चीज है, सिस्टमेटिकली चीज है कि ठीक है माना ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है माना ऑब्लिगेशन नहीं है। मान लीजिए हम आपके घर आते हैं, माना आपका ऑब्लिगेशन नहीं है चाय पिलाना, लेकिन पिलानी चाहिए कि नहीं पिलानी चाहिए? बताइए। तो बस पिलानी चाहिए। इसीलिए माना डिविडेंड देना ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन देना चाहिए, और ये कंपनियां देंगी। और यदि कंपनी ने पैसा कहां से इंतजाम किया है? बैंक से। ठीक है, यदि बैंक से इंटरेस्ट तो क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। मान लीजिए पब्लिक से लिया है तो क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। बोले ये इंटरेस्ट पे करना, मैंने कहा दिस इज एन ऑब्लिगेशन, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, देना पड़ेगा। इट इज, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों चीजों में अंतर आ गया। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है। मैं कहना क्या चाहता हूं, ये पैसा इंतजाम होकर आया, ये आए हुए पैसे के ऊपर कॉस्ट पे करोगे, शेयर के ऊपर डिविडेंड, और दूसरा मैंने कहा कि डिपॉजिट और लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आप जानते हैं जब आप शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, यस और नो? पैसा आएगा, यस और नो? मैं अब रीजन ढूंढ रहा हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आता और जाता कैसे? शेयर इशू किया, पैसा आया या गया? आया।
रिडेम्पशन किया, पैसा गया, लोन लिया, पैसा आया, लोन रिपे किया, पैसा गया, डिपॉजिट डिवेंचर इशू किए, पैसा आया, डिवेंचर रिडीम किए, पैसा गया। यस और नो? और 1 करोड़ डिविडेंड पे किया, पैसा गया, इंटरेस्ट पे किया, पैसा गया। यानी आप देखिए ये 8 कारण है जिनके कारण पैसा आएगा जाएगा। यानी यदि मैं आपसे पूछता हूं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंतर्गत कितने मूवमेंट ऑफ कैश हो सकते हैं, तो आपका जवाब आया 8। सर कैसे 8 आपका डिविडेंड आ गया? इशू ऑफ शेयर से पैसा आएगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर से पैसा जाएगा। सर यदि मैंने शेयर प्रीमियम के साथ इशू किए हैं तो फिर वो भी तो मिलके ही आया। सर मैंने शेयर प्रीमियम पर रिडीम किए तो मैंने कहा प्रीमियम के साथ तो गया। यानी यदि प्रीमियम के साथ पैसा आया है तो प्रीमियम के साथ रिसीव करेंगे, और प्रीमियम के साथ पैसा पेमेंट किया है तो प्रीमियम के साथ रिडीम करेंगे। बोले सर समझ में नहीं आया। मैंने 1 लाख का शेयर 1,10,000 पे इशू किया गया, पैसा कितना आया? 1 लाख या 1,10? 1,10 आया, 1,10। हमने 1,20,000 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर को 1,10,000 रुपए पर 1,20,000 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर को 1,20,000 पे रिडीम किया। बताइए पैसा क्या कितना? 20,000 गया। प्रीमियम भी गया है सर, प्रीमियम गया, मैंने कुछ भी जाए, प्रीमियम जाए तो भी पैसा गया, प्रीमियम आया तो पैसा आया। यानी कहने का मतलब मेरा हुआ इशू ऑफ शेयर पे पैसा आएगा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर पे पैसा जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर पे पैसा आएगा, रिडेम्पशन ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर पे पैसा जाएगा। लोन टेकन पे पैसा आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन पे पैसा जाएगा। डिवेंचर इशू पे पैसा आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पे पैसा जाएगा। और शेयर इशू किए हैं, क्या इशू किए हैं? शेयर इशू किए हैं, तो उनके ऊपर डिविडेंड पे करोगे, उससे भी पैसा जाएगा। और बैंक से लोन लिया है, पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, उससे भी पैसा जाएगा। यानी टोटल मिला के आपने देखा देयर आर 8 पॉइंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ कैश। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए पक्का? बोले सर फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है? मैंने कहा यार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अंदर 2 चीजें शामिल होती हैं। बड़ा प्यार देखिएगा, बड़ा घुमावदार है, पूरा सिस्टम चलेगा आपके ध्यान में, तो 2 मिनट में आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है? मैंने कहा इट इज द फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट। आजकल की इन्वेस्टिंग ही है, ओ भूल गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मूवमेंट ऑफ कैश के 2 कारण, या तो फिक्स्ड एसेट्स या तो इन्वेस्टमेंट। बोले सर कोई तीसरा? नो सर, इसे आज के शब्दों में क्या लिखा जाता है? नॉन करेंट एसेट्स। आज के शब्दों में, आज की बैलेंस शीट में से क्या नाम दिया गया? नॉन करेंट एसेट्स। मैं सीधी बात किसकी कर रहा हूं? 2 चीजों की। कौन सी 2 चीजों की? फिक्स्ड एसेट्स की और इन्वेस्टमेंट की। सर क्या है फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट? मैंने कहा पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, एक नाम हो गया। इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट। आप जानते हो इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? सर हम किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी लगाते हैं, किसी में लगाते पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपनी लिक्विडिटी को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यही तो इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन आया सर हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? देखिए अकाउंट्स में एक बात बहुत अच्छे समझिएगा, ये करते हैं ये दुनिया जानती है, ये ही क्यों करते हैं यही सीखना है। यदि ये सीख कर चलेगा तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप अकाउंट सीखेंगे, वरना रट रटा के पास हो जाएंगे, जाकर जीवन भर गाली खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? मैंने कहा यार या तो मैं इन्वेस्टिंग कंपनी हूं, इफ आई एम ए इन्वेस्टिंग कंपनी देन आई विल डू द इन्वेस्टमेंट। इफ आई एम नॉट ए इन्वेस्टिंग कंपनी देन आई विल नॉट मेक एनी इन्वेस्टमेंट। तो आप कब इन्वेस्ट करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने कहा करूंगा, मैं जब देखूंगा कि देयर इज ए फ्लक्चुएशन और मार्केट फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं। किसका? जब पता है ट्रंप जैसा पागल शासक बन गया हो तो कुछ फायदा उठाया जा सकता है। ये बोलेगा, ये बिना बोले नहीं मानेगा, इसका काम ही है सुबह सुबह बोल देना। और फिर उसका इंपैक्ट कहां पड़ता है? शेयर मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे पड़ता है। आप उसके बोले हुए शब्द को रात में सुनो, क्योंकि वहां रात दिन था, फिर समझो इसने क्या बोला, इसका क्या इंपैक्ट आएगा, अगले दिन सुबह इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आप उस फ्लक्चुएशन का फायदा उठा सकते हैं। यदि ट्रंप पावरफुल होगा तो बिटकॉइन बढ़ जाएगी,
और ट्रंप कमजोर पड़ गए तो मुंह के बल गिरेगी। चाइना, रशिया, यूएस, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया को लग रहा है ट्रेड बार चल रहा है, ये बार चल रहा है, वो बार चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है, ये ब्रिक करेंसी का खेल चल रहा है। किसका खेल चल रहा है? ब्रिक करेंसी का खेल चल रहा है। यदि ब्रिक करेंसी सही तरीके से लॉन्च हो गई और सही तरीके से आपस में रेगुलेट हो गई, सही तरीके से हो गई, डॉलर धड़ाके से मुंह के बल नीचे गिरेगा। यदि हम लोग यदि इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा आ गए, किसके ऊपर ज्यादा आ गए, और यदि पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम हो गया, रिजल्टिंग डॉलर धड़ाके से नीचे गिरेगा। चूंकि ऐसा हो रहेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये सारी चीजें आगे रहेंगी। लेकिन समझना है कि आप ये सारी चीजों को परसेप्शन बना के क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीजों का परसेप्शन बना के क्या करते हैं? और इन्वेस्टमेंट भी एक्सेस लिक्विडिटी करनी चाहिए। कौन सी लिक्विडिटी? कौन सी लिक्विडिटी? बच्चों की पढ़ाई का पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। अब बच्चे हैं, अगले बार जाके सब उनका एडमिशन होगा, 50 लाख रुपए फीस जमा करनी है, स्कूल में बच्चों की इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, एमबीए करने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, पागल है क्या? उसे एफडी करा के रख दो, उसको एफडी करा दो। बोले क्या नहीं करना है? मैंने कहा उसको एफडी करके छोड़ दो। उसको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? उसको फर्जी इधर उधर नहीं फंसाना है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट कहता है कि if you have excess liquidity then get the benefit of excess liquidity। कैसे? मार्केट फ्लक्चुएशन का, या इंटरेस्ट इनकम कमाकर, या और कोई तरीके की इनकम कमाकर आप उसका क्या उठाइए? शॉर्ट टर्म फायदा उठाइए। कैसा फायदा उठाइए? शॉर्ट टर्म फायदा उठाइए। इसी को हम लोगों ने कहा कि भैया यदि कोई एक बिजनेसमैन है तो या तो वो फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाएगा और या इन्वेस्टमेंट में। फिक्स्ड एसेट खरीदोगे, पैसा आएगा कि जाएगा? बेचोगे फिक्स्ड एसेट तो पैसा आएगा। लैंड खरीदी, पैसा गया। लैंड खरीदी, पैसा गया। लैंड बेची, पैसा। बिल्डिंग खरीदी, पैसा गया। लैंड बिल्डिंग बेची, पैसा। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बेचा, गया। प्लांट एंड मशीनरी बेची, पैसा आया। इन्वेस्टमेंट किया, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट खरीदे, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसा आया। समझ गए ना? मूवमेंट हो रहा है ना, आना और जाना, आना और जाना। और इसके अलावा जो पैसा आपने बाजार में कहीं इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्ट किए गए पैसे पर आपको क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट ऑब्लिक। सर आप बड़े चालाक हैं, यहां आपने इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड क्यों लिखा? मैंने कहा यदि मैं सीधा सच्चा सिंपल सा इंसान हूं तो मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जो डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स होंगे। कौन से ओरिएंटेड? तो वहां मुझे ब्याज मिलेगा। और यदि मैं ज्यादा रिस्क लेने वाला हुआ तो मैं शेयर ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो वहां मुझे डिविडेंड मिलेगा। यानी मेरे इन्वेस्टमेंट पर या तो मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है और या मुझे डिविडेंड मिल सकता है। दोनों चीजें मिल सकती हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? तो यदि आप देखो, एसेट खरीदोगे, पैसा गया। एसेट बेची, पैसा आया। इन्वेस्टमेंट खरीदा, पैसा गया। इन्वेस्टमेंट बेचा, पैसा आया। और इंटरेस्ट और डिविडेंड करके पैसा आया। दिस इज द मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यदि बच्चों हम बैलेंस शीट की एक पिक्चर आपको दिखाएं पुराने दिनों वाली, तो देखो एक फिक्स्ड एसेट्स होता था, याद है? एक इन्वेस्टमेंट होता था, एक करंट एसेट्स होती थी, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता था, एक कैपिटल होती थी, याद है? एक रिजर्व एंड सरप्लस होता था, एक लोन होता था, एक करंट लायबिलिटी होती थी। यस और नो? ये दोनों यूज हो गए यहां, ये दोनों यूज हो गए फाइनेंसिंग में। अब बचे कितने? रिजर्व, सरप्लस, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, करंट लायबिलिटीज। यही तो चार बचे। इन चारों की मदद से बनाया जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये है क्या? मैंने कहा दिस इज द ऑपरेशनल इनकम। ऑपरेशनल इनकम क्या है? मैंने कहा भैया जो काम धंधा करते हो, उस काम धंधे से जो आप इनकम कमाते हो उसे कहते हैं ऑपरेशनल इनकम। क्या कहते हैं? ऑपरेशनल इनकम। सर ये ऑपरेशनल इनकम कैसे निकालते हैं और क्या निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं? मैंने कहा इसका क्या मतलब है? मैंने कहा यार मैं कहूं इट इज अ कैश ऑपरेटिंग इनकम। क्या कहा? कैश ऑपरेटिंग इनकम। सीधी बात, कैश में
ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस ऑपरेशन से कमाई गई इनकम। माफ करिएगा, एक इंसान पैसा कैसे भी कमा सकता है, सुख उसे कब मिलता है, जब वो अपने बिजनेस से कमाता है। और बाकी तरीके से पैसे कमाते हैं, उन्हें बहुत सुख नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, पता लगा मेरी कोई जमीन बहुत महंगी हो गई, मैंने खरीदी थी 1 करोड़ की, हो गई 4 करोड़ की, 3 करोड़ का फायदा हो गया, मुझे वो सुख नहीं मिलेगा जो मैं 3 करोड़ रुपए के बच्चे पढ़ा के मिलेगा मुझे। क्यों? ये मुझे अपनी कैसी इनकम लगी, या मुझे अपनी प्रैक्टिस से मिलेगा। क्यों? ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, और वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है अपने ऑपरेशनल इनकम को जानना, और वो भी उससे कमाया जाने वाला कैश। तो बोले ये कैसे कमाते हैं? मैंने कहा यार, ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या कह सकते हैं? कैश ऑपरेटिंग इनकम। जब एक इंसान अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, माफ कीजिएगा, क्या बनाता है? वो 2 चीज जानता है केवल। क्या जानता है? जितना खर्चा डालना है इसी में डाल दो, और जितनी इनकम दिखानी है, ओ इनकम इनकम क्रेडिट, खर्चा खर्चा डेबिट, और चेड निकाल दिया नेट। अब पॉइंट ये आता है, जब वो यहां प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर रहा होता है, तो सुनिएगा ध्यान से, वो 3 चीजें डेबिट कर रहा होता है। नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नंबर 3 ऑल लॉसेस, नंबर 4 ऑल प्रोविजन, और अंत में प्रोविजन फॉर टैक्स, और अंत में कहता है दिस इज माय नेट प्रॉफिट। लॉसेस ऑपरेटिंग था, नॉन ऑपरेटिंग था, नो मीनिंग। लॉस है ना, डालो प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रोविजन है, डालो प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डालो प्रॉफिट एंड लॉस में। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, डालो प्रॉफिट एंड लॉस। यानी हर चीज कहां जा रही है? ऑपरेटिंग में जा रही है यार। ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जा रही है। डेप्रिसिएशन, डालो प्रॉफिट एंड लॉस। सब प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन इज सिंपली द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इट इज लाइक अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर लॉसेस, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी। अरे हम 1000 तरीके के प्रोविजन बना दें, 1000 तरीके के क्या बना दें? प्रोविजन बना दें। लेकिन हमें यह मालूम है कि जब एक इंसान अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है, तो क्या डालता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, और सब उठा के नेट प्रॉफिट। और यहां पर अपनी सारी इनकम दिखा देता है, ऑपरेटिंग भी हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सब इनकम दिखाता है। ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सारी इनकम, सारे प्रॉफिट दिखा देता है, सब कुछ दिखा देता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी दिखा देता है, शेयर ट्रांसफर फीस भी दिखा देता है, रेंटल इनकम भी दिखा देता है, इंटरेस्ट रिसीव भी दिखा देता है, डिविडेंड रिसीव भी दिखा देता है, जहां से भी इनकम मिल रही है, सेल वाली इनकम भी दिखा देता है, सर्विस सेक्टर वाली इनकम भी दिखा देता है। जहां से प्रॉफिट कमा रहा है, सब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते हुए चला जाता है। उसको ये नहीं मालूम कि क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। वो क्या कहता है? भैया सुनो, ये प्रॉफिट एंड लॉस मेरा है, मैं ही बना रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी क्या इनकम हुई, क्या खर्चे हुए, क्या खर्चे और हो जाएंगे, और मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा क्या। तो बोले सर ये क्या बताता है? मैंने कहा यार ये बताता है कि ये आपको बिजनेस में कितनी इनकम हुई और नॉन बिजनेस में क्या इनकम हुई। यानी आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताएगा कैसी इनकम? कैश ऑपरेशनल इनकम। क्या शब्द कहा मैंने? कैश में ऑपरेशनल इनकम, कैश में कितनी इनकम आपने कमाई, एंड दैट इज कॉल्ड योर ऑपरेटिंग इनकम। सर ये कैसे निकल कर आएगा? मैंने कहा यार सुनियो, 1 सेकंड देखियो, एक लाइन है, 1 मिनट, ये टक टक। यदि आप ये करेंगे तो देखिए ये कैसे निकलेगा। बोले देखिए साहब ऐसा है, नेट प्रॉफिट जो आपका आया, उस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दीजिए। नेट प्रॉफिट में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। नेट प्रॉफिट में क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या शब्द कहा मैंने? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बोले सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ? मैंने ऐसी सारी इनकम, सॉरी, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैं कुछ और सोचने लग गया। क्या कहा मैंने? नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों क्यों ऐड कर दीजिए? मैंने कहा सुनो, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय आपने सारे तरीके के खर्चे डेबिट कर दिए थे, जो ऑपरेटिंग थे या नॉन ऑपरेटिंग थे सब डेबिट कर दिए थे। तो जिसमें से जितने नॉन कैश थे, नॉन ऑपरेटिंग थे, नॉन बिजनेस से रिलेटेड थे, ये सारे एक्सपेंसेस को अपने यहाँ क्या कर दिया? ऐड कर। सर कौन कौन से खर्चे? मैंने कहा यार याद करो, 12वीं क्लास आपको तो याद आ गई होगी, 12वीं क्लास में भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ा करते थे। डेप्रिसिएशन कुछ याद आया? डेप्रिसिएशन, amortization of expenses, goodwill written off, preliminary expenses written off, underwriting commission written off, interest और dividend याद आया? loss on sale of assets, ये provision for tax, ये सारे वो खर्चे हुए करते थे जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किए गए, लेकिन जिनका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। और इसी तरीके से हम माइनस कर देते थे नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों माइनस कर रहे भैया? मैंने कहा यार देखो भैया, मैं तुमको आज हम एक बात बता दें, ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसको करने के पीछे कारण ये है क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया गया तो आपने यहां सारी तरीके की इनकमों को क्या कर लिया होगा? शामिल कर लिया होगा ना। जब यहां आया होगा तो सारी तरीके की इनकम आ गई होगी, आ गई कि नहीं आ गई होगी? तो आपने क्या किया? माइनस कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? फिर जो आया, अब देखो, ये तुम ध्यान से देखोगे तो जो बैलेंस शीट में ये दोनों काम कहां से होते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन्हीं से तो दो निकल कर आई है दोनों। बोले सर फिर क्या करेंगे? मैंने कहा फिर क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे खूबसूरत पॉइंट बताने जा रहे हैं। इसी में प्लस माइनस करते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या करते हैं? चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तुम जानते हो वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या मतलब होता है? ये जो करंट एसेट तो करंट लायबिलिटीज होती है, यही तो वर्किंग कैपिटल है, ये वर्किंग कैपिटल है। सर इसके कारण क्या होता है? मैंने कहा लो यार कैसी बात कर दी तुमने, इसके कारण क्या होता है? मैंने वर्किंग के कैपिटल के कारण तो बिजनेस में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सर वर्किंग कैपिटल के बारे में इतना बड़ी बात कर रहे हो? अरे हमने कहा बेटिया कैसी बात कर रही हो, कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको एक बार पढ़ाया जाता है, लगा दो पैसा। कैपिटल बजटिंग पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? मशीन खरीद लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, खरीद लीजिए, बना लीजिए, बिल्डिंग, यही तो कैपिटल बजटिंग होती है। और एक चैप्टर पढ़ाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैंने इसके ऊपर पीएचडी की है। क्या की है? हाँ जी। जब मैंने इसके ऊपर पीएचडी की तो इसकी पहली लाइन है वर्किंग कैपिटल के लिए, पहली लाइन कही जाती है, आप गूगल पर देखेंगे तो मिल जाएगा, इट इज अ ब्लड इन द बॉडी। इट इज अ ब्लड इन द, जैसे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है उसी तरह से वर्किंग कैपिटल बिजनेस के अंदर क्या करती है? सर्कुलेट होती है। जहां एक सेकंड का मामला रुका नहीं वहीं हार्ट अटैक पड़ा नहीं। यानी आज तक आप बिजनेस डूबते हुए देखेंगे तो 1 लाख बिजनेस पर जब आप रिसर्च करने जाएंगे, कितने लाख बिजनेस पर? 1 लाख बिजनेस पर, तो पता लगेगा 99,990 बिजनेस इसके कारण डूबे होंगे। केवल 10 ही बिजनेस ऐसे रहे होंगे जो किसी और कारण से डूब गए होंगे। यानी बिजनेस जब भी फेल्योर होता है, बिजनेस का जब भी फेल्योर होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मिसमैनेजमेंट। इसलिए वर्किंग कैपिटल में आपको कितनी चीजों के बारे में सिखाया जाता था? आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में बताया जाता था। याद आया कि नहीं आया? फिर आपको करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो के बारे में बताया गया, कुछ याद आया कि नहीं आया? फिर आपको डेटर मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, कुछ याद आया? डेटर मैनेजमेंट के बारे में, डेटर्स को कैसे मैनेज करें, फैक्टराइजेशन, यानी ये सारी चीजें, कैश मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सोचिए कितना सिखाया जा रहा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग सिखाया जा रहा है, कैश मैनेजमेंट अलग सिखाया जा रहा है, डेटर मैनेजमेंट अलग सिखाया जा रहा है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अलग सिखाया जा रहा है। सर इससे होता क्या है?
आप इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा जरा ध्यान रखिएगा, बिजनेस के अंदर पैसे के सबसे ज्यादा मूवमेंट के कारण तो वर्किंग कैपिटल ही होती है। क्यों? देखो, बिल्डिंग एक बार बन गई, मशीन एक बार लग गई, सब काम धाम चालू हो गया है ना, अब तो कुछ दिन चलेगी ना। जैसे कार तो तुम एक बार ले आते हो, और पेट्रोल हर थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहिए होता है। नहीं समझे मेरे बात को? आज आप कार ले आए, पेट्रोल शामी को डलवाना होगा, फिर चलाने का अगले दिन फिर दोपहर में डलवाना पड़ेगा। यानी पेट्रोल आपको डेली चाहिए होगा। बाकी चीजें तो एक बार हो गई, अब खराब हो गई, फिर एक बार टूट फूट रिपेयर मेंटेनेंस करा दिया आपने, फिर वो सही हो जाएगी जाकर। यानी वो सारी चीजें ऐसी चीजें नहीं होती कि जो हमेशा फ्रिक्वेंटली होती रहती है, लेकिन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली, मैंने कहा ना, ब्लड इन द बॉडी। सर वर्किंग कैपिटल का इंपैक्ट क्या होता है? मैंने कहा किसी भी बिजनेस की एनालिसिस करनी हो ना, तो जनाब वर्किंग कैपिटल की तरफ सबसे पहले नजर मारिएगा। हम में और सीएस में और बाकी लोगों में अंतर क्या है? सीए आत्मा पकड़ लेता है, सीए मालिक के साथ बैठता है और जान जाता है ये साला क्या करने वाला है, और वो पकड़ने का तरीका क्या है? मालिक बोला पैसे प्रॉब्लम, पैसे प्रॉब्लम, पैसे प्रॉब्लम, पैसे प्रॉब्लम, वो सोच रहा है मुझे दिखाई दे रही है पैसे की प्रॉब्लम, और मुझे जानते हो क्या दिख रही है? मुझे दिख रहा है दो कारण। या तो इसके यहां इन्वेंट्री बढ़ना चाहिए, पैसे की प्रॉब्लम है तो दो चीजें होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा, सीखने वाली चीज है। या तो इसके यहां स्टॉक बढ़ेगा, पैसा प्रॉब्लम चल रही है, दूसरा उसके यहां डेटर बढ़ेगा। यानी पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की वजह दो हो सकती है। या तो आपका पैसा फंस रहा है, कहां फंस रहा है? डेटर में, स्टॉक में। बिजनेस में पैसा फंसता ही कहां है? बताओ, कोई तीसरी चीज बताओ, बताओ, टेल। बिजनेस में पैसा दो ही जगह उलझता है। कहां? या तो डेटर में या स्टॉक में। अब स्टॉक भरते चले जा रहे हो, भरते चले जा रहे हो, बिक नहीं रहा है, फंस रहे हैं, पैसा जा रहा है। करंट एसेट्स का बढ़ना, पैसा जाना ना, करंट एसेट्स का बढ़ना, पैसा जाना, स्टॉक का बढ़ना, पैसा जाना, डेटर का बढ़ना, पैसा जाना। क्यों जाना? इसका मतलब हुआ कि आपका पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, बिजी हो रहा है, फंस रहा है। यस और नो? तो करंट एसेट बढ़ी, पैसा गया, और करंट एसेट घटी, मैं क्या, जब मालिक बताता है, जब कभी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बात करता है हम लोगों से डिस्कस, देखिए हम लोग बोलते कम है, समझते ज्यादा है। अरे आजकल बड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, अरे आजकल बड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, अरे आजकल हम अपने ऑफिस के बच्चे से पूछते तो इन्वेंट्री बढ़ रही कि नहीं? बोले नहीं, हमने डाटा बढ़े, नहीं हमने एडवांस बढ़े, बोले एडवांस बढ़ गए। इसका मतलब हुआ यू आर डाइवर्टिंग योर फंड्स इन अदर प्लेसेस। यदि डेटर बढ़ रहा है, सही जगह चल रहे हो, स्टॉक बढ़ रहा है, सही जगह चल रहे हो, एडवांस बढ़ रहा है, इसका मतलब है द फंड्स इज गोइंग टू बी डाइवर्टेड। आप पैसा कहीं और लगा रहे हो, आप बिजनेस से पैसा निकाल के कहां लगा रहे हो? कहीं और लगा रहे हो। यानी आप धीरे धीरे दुबई में ले जा रहे हो पैसे को, आप धीरे धीरे दुबई में शोरूम बना रहे हो, और आप मस्कट में जा रहे हो, आप गल्फ कंट्रीज में जा रहे हो। इसका मतलब है इंडिया से भागने की तैयारी कर रहे हो। इसका मतलब है इंडिया से भागने की तैयारी कर रहे हो। और जब बाढ़ आ जाए तब नहीं कूदा जाता बेटा ना। सीए तूफान को पहले ही ना नाप पाए तो फिर सीए क्या बात का था? वो पहले ही जान लेता है कि ये तूफान डूबने वाला है, जिससे पहले वो डूबे भागे, उससे पहले आप उसको क्या करिए, आइए नमस्ते। क्यों? बाद में ईडी वाले तुम्ही को उठाकर पूछेंगे वो भाग रहा था, आप देख रहे थे, आपको अंदाजा ही नहीं था। साहब हमें जानकारी नहीं थी। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपको जानकारी नहीं थी कि ये जा रहा है। वो मान लेगा जा रहा है, वो बिना माने नहीं मानेगा। वो कहता है तुमको सब पता था, तुम सारे खुद मिले हुए थी कॉन्स्पिरेसी में। अब तुम बताओ तुमने कितना पैसा कमाया, तुमने ये सब मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए लिए थे, ये तो बताओ। आप कहोगे मैंने कुछ नहीं लिए थे, तो कहेगा हम कैसे मान लें आपने कुछ नहीं लिया था। इसीलिए जिससे पहले ये लोग आपसे पूछने आए, उससे पहले उसको तलाक देकर भागाओ। इसी को हम लोगों ने क्या शब्द कहा? प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी का बढ़ना, हम फंसा रहे हैं। उधार खरीदते जाओ, क्या हो रहा है? वो तगादे वाले खड़े रहे कि नहीं खड़े? करंट लायबिलिटी बढ़ी, पैसा आया, और करंट लायबिलिटी घट रही है,
इसका मतलब है हम उनको क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। पेमेंट करेंट लायबिलिटी घटेगी मतलब हम उनको पे कर रहे हैं, यानी इसी पैसे और आने और जाने के इफेक्ट को क्या कहते हैं, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और इस चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद इसमें हम जो निकल कर आएगा इसमें से माइनस कर सकते, कह देते हैं टैक्स पेड, और जो निकल कर आता है इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। ये क्यों बनाते हैं, दैट इज कैसे बनाते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, ये क्यों बना रहे हैं, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बोले सर एक बात बताइए, ये करने से क्या हुआ जाकर। मैंने कहा यार देख, इसे करने से एक चीज हुई। मैंने कहा मैं बताऊंगा आपको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाएगा। तो बोले सर कैसे बनाया जाएगा। मैंने आइए, ये बन रहा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको करने के बाद जो आएगा उसमें ऐड कर दीजिए ओ प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और निकल कर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोले सर ये क्या चीज है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने कहा यार इन किन कारणों से पैसा आएगा और जाएगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बोले कैसे। मैंने कहा इन्वेस्टिंग में बताए। बोले हाँ बताइए। मैंने कहा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बताओ पैसा आया कि गया, गया ब्रैकेट कर दिया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा गया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आया। और इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड रिसीव्ड, पैसा आया। ये आया गया के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। यानी हम ये देखेंगे, हम ये जानेंगे कि फिक्स्ड एसेट्स कितने की खरीदी गई, कितने की बेची गई, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे गए, कितने के बेचे गए, और इंटरेस्ट और डिविडेंड के तौर पे जो भी मिला, ये हम कौन सी एक्टिविटीज में फिल करेंगे, इन्वेस्टिंग। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। बोलिए यस और नो। बोले सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे। ये देखिए अच्छा जी नहीं हुआ, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे। मैंने कहा यार देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी हम बता चुके हैं आपको किस किस कारण से पैसा आता हो जाता है। मैंने कहा आ जाओ, इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, बताओ शेयर और डिवेंचर इशू करके पैसा आएगा कि जाएगा। बहुत बढ़िया। रिडेम्पशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। बहुत बढ़िया। लोन टेकन, पैसा आएगा कि जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन, और बच्चों इंटरेस्ट और डिविडेंड के पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। और ये गए आय के बारे में देखेंगे, यदि ये निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। एक फॉर्मेट बन रहा है ना, हम लोग सीख रहे हैं चीजों को, किस फॉर्मेट में अभी तक जो बना रहे थे, जो सिखाया हमने आपको, वो कैसे फिल किया जाएगा, किस तरह से स्टेटमेंट बनाया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर। सर ये वाला छोटा छोटा सा लिख रहे हैं आप। अब लिख रहे हैं ना, मुंह से तो बोल रहे हैं, सुनो तो नहीं सुनाई तेरा। बात तो तब है यार जब मुंह से बोलो दिमाग में रटती चली जाए।
छपना चाहिए दिमाग के अंदर, तो बात है, वरना क्या बात है, लिख लिख के कौन काम चलेगा। बोले सर ये भी आ गया गया, सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या कहलाती है? मैंने कहा यार सुनियो, ये ऑपरेटिंग कहलाती है सबसे पहले नेट प्रॉफिट। क्या ले लेते हैं? अब इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नॉन कैश नॉन बिजनेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस, कौन कौन से आइटम, नोट करिए। डेप्रीशिएशन, amortization of expenses, goodwill written off, कुछ याद आया? preliminary expenses written off, interest oblique dividend paid। सर ये इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड पेड को आप क्यों यार लिख रहे हो? मैंने कहा यार ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? आता है कि नहीं आता है? कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये? फाइनेंसिंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? है ना? और आप दिखा कहां चुके हो? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसने आपके नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम कर दिया होगा। हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्लियर और नॉट क्लियर? मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं। यानी जो अब इसी तरह से देखना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स के बेचने पे क्या हुआ? लॉस हुआ, उसे आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। क्यों जोड़ दोगे? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा देख यार, जो बेचने पे कम बेचा तो वो कम पैसा आया, ज्यादा बेचा तो ज्यादा पैसा आया। वो जो ज्यादा और कम जो भी आएगा वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। उसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए यदि किसी आदमी ने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते समय उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में डाल रखा है, रिजल्टिंग उसके कारण उसका प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया। हम उसे जोड़ते चले जा रहे हैं। राइट और नॉट? अंडर राइटिंग कमीशन, समझ रहे हो ना? कोई भी खर्चा। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कोई इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रोविजंस, ये सारे के सारे आइटम आप देखेंगे यहां पर क्या कर दिए जाएंगे? ऐड। हम पूरी लिस्ट लिखा देंगे। 12वीं क्लास में कुछ याद नहीं आ रहा? टीचर साहब पूरी लिस्ट लिखा दिया करते थे, है कि नहीं है? हम पूरी लिस्ट लिखा देंगे आपको, लेकिन अभी हम आपको कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं। कंसेप्ट क्या चल रहा है? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? इसी तरीके से कोई प्रॉफिट होगा, क्या चीज? नॉन कैश नॉन बिजनेस इनकम। कौन कौन सी भैया नॉन कैश नॉन बिजनेस इनकम को माइनस करेंगे? मैंने कहा इंटरेस्ट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। याद आया यार? ये प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तुम समझ ही रहे हो मेरी बात को? सब करते चले जाएंगे। और इसमें जब आएगा उसे माइनस कर देंगे टैक्स पेड। क्या माइनस कर देंगे? टैक्स पेड। फिर जो आया, हाँ, उसमें क्या जोड़ेंगे घटाएंगे? 4 चीजें। कितनी चीजें? 4 चीजें। सर कौन सी 4 चीजें हैं? वो क्या क्या 4 चीजें हैं? मैंने कहा यार वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ना, उसको 4 भागों में बांट देते हैं। क्या करेंगे? कब पैसा आएगा कब पैसा जाएगा बता दो हमको। सर इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, जैसे मैं कहता हूं 2024 में करेंट एसेट्स थी 1 करोड़ की, 2025 में 1 करोड़ 40 लाख बढ़ गया। अब करेंट एसेट्स में सब स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, समझ गए कि समझ गए? वो जो भी होगा तो पहला क्या करोगे? प्लस माइनस, पक्का? अब प्लस डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, बोलो यस और नो? और प्लस इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, और माइनस डिक्रीज इन, ये सब प्लस माइनस कर दोगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये देखो
हम भी कर रहे हैं, नया नया है मामला। ये आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर करंट एसेट्स में क्या छोड़ देंगे, कौन सी चीजों का करंट एसेट नहीं लेंगे? मैंने कहा जिसे कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? मैंने कहा कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म, नॉन ट्रेड, मार्केटेबल, इन्वेस्टमेंट। कोई शॉर्ट टर्म है, नॉन ट्रेड है, मार्केटेबल है, तो बिक जाते तुरंत, उन्हें ले लेते नॉर्मल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? कैश और बैंक। नॉर्मल कंडीशन में कैश और बैंक। ओपनिंग कैश और कैश बैंक बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैंक कैश और बैंक बैलेंस। ये सवाल होते ही आपको खट से पता लग जाएगा कि आपका सवाल का आंसर सही है या गलत। या ओपनिंग और क्लोजिंग सब मैच करे नहीं, समझ लो नंबर पूरे टकाटक 16 हो पक्के हो गए। बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? पहला सवाल था क्यों बनाते हैं, पहले तो इस पर बोले। कैसे बनाते हैं, एक फॉर्मेट टाइप का खींचा। अभी फॉर्मेट को और एलोबोरेट करेंगे, चीजें करेंगे, वो अलग बात है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बात बताइए, ये सारी इंफॉर्मेशन जितनी हम यहां दिखा रहे हैं, क्या सब पकी पकाई दी गई होंगी? ना। फिर तो सरदर्द है, बोलिए, फिर तो सरदर्द है भैया। बोले सर सरदर्द काहे का? बोले सर एक बात बताओ, ये सब दिखाएंगे, इतनी चीजें निकालनी है, ये सारी चीज समझ में आ रही हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी चीजें जब दी नहीं होंगी तो ये सारी चीजें हमें पता कैसे लगेंगी, कैसे जानकारी होगी? तो मैंने कहा यार 5 मिनट जरा, क्या फिर आप हमें ध्यान से सुन सकते हैं? तो आपने कहा सर सुन लेंगे, बहुत अच्छे से सुन लेंगे। आप मुझे बताइए कैसे क्या पता लगता है और कैसे क्या होता है। तो बताइए पहले, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया? कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए? तो जब यहां तक आपने नोट कर लिया तो मैंने फिर अपना शब्द शुरू किया। सर ये सारी चीजों के लिए आप क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं चला गया अगले पन्ने पर। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लगाना शुरू करेंगे तो सोर्स इंफॉर्मेशन के रूप में, किसकी बात की हमने? सोर्स इंफॉर्मेशन के रूप में। किसके रूप में बात कर रहा हूं मैं? सोर्स इंफॉर्मेशन। बोले सर सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने कहा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के रूप में क्या दिया जाएगा। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? मैंने कहा यार सबसे बड़ी और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी जाएगी। कितने साल की? 2 साल की। यानी जब आपको ये बैलेंस शीट दी गई तो एक 2024 की, 2025 की, 2024 की, 2025 की। मुझे आज भी याद है जब मैं ICWA कर रहा था, ये बात रही होगी 1994 की। 1994 में ICWA के एग्जाम में दुष्टों ने एक ही बैलेंस शीट दे दी, और कैश फ्लो के लिए चाहिए कितनी होती है? 2। एक ही दे दिया, दिमाग खराब। सर तो कैश फ्लो कैसे बनाएंगे? अरे यार अब हम तुमको सवाल देना तो भगवान के नाम खा के पैरों के नीचे पानी निकाल देंगे, चिंता क्या कर रहे हो? कैश फ्लो में देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान पढ़ाई है, तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए तुम्हें आसान लगता है, तुम्हें पता ही नहीं है। क्यों? किताबें तो तुम छूते नहीं हो, किताबों से तो पढ़ाई बंद हो गई ना। आज के जमाने में क्या, वो नोट्स, स्टडी मटेरियल, वो 4-6 सवाल लगा के CM पहुंच जाते हैं। फिर जब वहां पहुंच जाते हैं वो भगा देता है इंस्टीट्यूट, कहता है अभी सीख के आओ। इंस्टीट्यूट के लिए एक लाइन बड़ी अच्छी है, कहो तो बता दें। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार और दर को गौर से पहचान लीजिए। यहां बार बार आना है। मैं कहता हूं कि नए नए एग्जाम के साथ जाइए, एक ही एग्जाम में मत जाइएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बताओ? बार बार ना जाना पड़े, क्या करना? आपको उस लेवल की तैयारी करनी होगी जिस लेवल पे एग्जाम का क्वेश्चन आता है। यदि एग्जाम वाला दे, उसने लिया 1 साल की बैलेंस शीट दे दी, 1 की बैलेंस शीट ही नहीं दे दी, आप कैश फ्लो को हाथ ही नहीं लगा पाएंगे।
अब एग्जाम में तो एक मौका गया, कहते नहीं बैट्समैन के पास बहुत सारे चांस होते हैं, और बॉलर को कितना चाहिए होता है, एक एक बॉल चूके नहीं, खट से किल्ली गई, वही इंस्टीट्यूट करता है, एक बॉल निपटा दिया खत से। आपको तो ये पता है ना कि कैश फ्लो बनाना है तो 2 बैलेंस शीट चाहिए, एक बैलेंस शीट की मदद से तो आप कैश फ्लो कभी बना, तो ठीक है, आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेंगी जिन इंफॉर्मेशन से आप दूसरी बैलेंस शीट क्या कर सकें, बना सकें। उस सवाल में क्या दिया गया था, नीचे इंफॉर्मेशन दी गई थी और क्या कहा गया था, 1992 की बैलेंस शीट ये है, 1993 में ये चेंज होंगे, फिक्स्ड एसेट में ये चेंज होगा, एसेट में ये, इन्वेस्टमेंट में ये, करंट लायबिलिटी ये होगी, करंट लायबिलिटी सेम मेंटेन रहेगी, लोन सेम मेंटेन रहेगा, कैपिटल सेम मेंटेन, देखना उसने बोल दिया नीचे। यानी पहले आपको वो जो इंफॉर्मेशन नीचे दी गई हैं, उस नीचे दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको कौन सी बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए थी, दूसरी, और जब बन जाती टकाके से उसी के सामने खींच के फिर तड़ातड़ शुरू कर देते, सब फिर क्या शुरू कर देते। यानी आप ये मानते हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कम से कम कितनी बैलेंस शीट दी होनी चाहिए। तो मजा तो तब आया जब एक बार सवाल आया और उसमें खासियत ये थी कि सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट दे दिया, एक बैलेंस शीट दे दी और कह दिया ना कैश फ्लो नहीं बनाओ, प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट, प्रिपेयर क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्यों भैया, आपको यहां से यहां पैर रखना आता है तो यहां से यहां रखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ये मैं आपको पहले ही दिन बता रहा हूं कि कैसी कैसी आइडियल सिचुएशंस होती हैं जिन्हें आपको सीखना है। यानी बिल्कुल सही बात है सर, क्या बात है, एक बैलेंस शीट है, एक नहीं दी है, हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, दूसरी बैलेंस शीट बनाई जाए, कैश फ्लो बना लेंगे। हो सकता है कि पहली बैलेंस शीट भी दी, दूसरी भी दी, दोनों को मिलाकर कैश फ्लो बना लेंगे। हो सकता है पहली दी कैश फ्लो दिया, पहली बैलेंस शीट दी, कैश फ्लो दिया, उन दोनों की मदद से फ्लो दी। जब आप पूरे सिस्टम को सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए इधर उधर करना को सब आसान ही रहेगा। सर एक बात बताइए, ये 2 बैलेंस शीट देने के पीछे लॉजिक क्या है। मैंने कहा जब तक कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं होगा तब तक कैसे जान पाएंगे जाके कि इन्वेस्टमेंट खरीदा या बेचा, शेयर खरीदे या बेचे, शेयर इशू हुए नहीं हुए, डिवेंचर इशू किया कि नहीं किया, फिर बायबैक हुआ कि नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी घटी बढ़ी, करंट एसेट घटी बढ़ी, कैश ओपनिंग किया, सब कैसे पता लगेगा। इसके लिए मस्ट है आपको कितनी बैलेंस शीट दिया होना, 2, यस और नो। सर इसकी मदद से आप क्या करते हो, मैंने कहा यही तो तुम्हें चतुराई सिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहला कौन सा होता है, फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा करंट एसेट, चौथा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, यस और नो। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन, करंट लायबिलिटीज। मुझे सर एक बात बताइए, ये सब दिए होने से आपको क्या फायदा निकलता है। मैंने कहा यार देखो, तुम्हें यदि इनमें से किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो तुम्हें जानना होगा कि उसका अकाउंट बनाया कैसे जाता है, तभी पता लगेगा कि एसेट्स बेची गई या खरीदी गई या क्या हुआ। बोले सर आपको क्या आकाशवाणी होगी, ये हुआ, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे, 1000 तरीके के अकाउंट होते हैं। मैंने कहा ना मुन्ना, मैं तुमको 7 बता रहा हूं, तुम 7 समझ लो। कितने, 7 अकाउंट समझ लो। वही 7 बनते रहेंगे, वही 7 बदलते रहेंगे, वही 7 में गुमबड़ा रहता रहेगा, क्या होगा, कोई नई चीज आएगी नहीं। बोलो क्यों नई चीज नहीं आएगी, मैंने सुनो ध्यान से, ये रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस को रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं करता। हालांकि इसमें शेयर प्रीमियम और दुनिया भर के रिजर्व भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो बताइए ये प्रॉफिट एंड को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। मैं कहूं कि ओपनिंग था रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख और क्लोजिंग है 1,25,000, तो सीधे सीधे कह दूं नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 25,000 है। यानी जब कैश फ्लो स्टेटमेंट खटाखट देखिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट आ रहा था तो यार क्या भर दूंगा,
25,000 हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सीधा काम किया, ये नेट प्रॉफिट पकड़ा, ये नेट प्रॉफिट पकड़ा, दोनों का डिफरेंस उठाया, कह दिया प्रॉफिट एंड लॉस, और अपने ये भर गए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सट्ट से यहां भर दिया 25,000 रुपए। हमें कहीं कोई इंफॉर्मेशन को निकालने की और जानने की जरूरत नहीं थी। सर अब इसका क्या करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, हो गया इस्तेमाल, बोलो हाँ या ना। मैं एक एक शब्द पे बात कर रहा हूं, तुम एक एक शब्द को सुनिएगा, बात समझ रहे तुम्हारे हो? जब क्लास से जाइएगा तो सीख के जाइए, मतलब सुन रहे हो ना? गुस्सा लग रही है क्या? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, ये समझ में आ गया? अब देखना मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मैं देखिए तुम्हारे सामने धीरे धीरे निपटा रहा हूं, ये इसके अंदर सब फर्जी एसेट्स आती हैं, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं है, ये फर्जी एसेट्स है, इसका नाम बदलो, इसका सही नाम था फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स याद आया कि नहीं? फर्जी। बोले सर फर्जी कौन एसेट्स होती है? मैंने कुछ लोगों को आदत होती है अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा के दिखाने की, है टाइट वाइट कोट कोट पहन के स्मार्ट बन के रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल, हम 4 सिड्डी चढ़ा दो बस वहीं वो हाफने लगेंगे जाके, इसका मतलब है वो हैं कमजोर, दिखाना क्या चाहते खुद को? फिक्टिशियस एसेट जो एसेट्स है ही नहीं है। बोले कौन सी एसेट्स ऐसी है जो आप कहते हो एसेट्स है ही नहीं है? हमने गुडविल दिखा रखी है, बिजनेस लॉस में जा रहा है, डूबे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, चल रहे नहीं हो, खा पा नहीं रहे हो, पैसा आ नहीं रहा है, मेरी गुडविल बहुत है, तो चाटो भाई गुडविल को, खाओ। हाँ, वो गुडविल वो क्या करेगी तुम्हारी? बस क्या मिलने वाला तुम्हारे गुडविल को? मुझे बताए दो, कुछ मिलेगा? ब्रांड वैल्यू, आज के जमाने में एक नया शब्द ब्रांडिंग। अरे भैया आज के जमाने में बाप अपने बच्चों को क्या भेजता सिखाने के लिए? अब वो घट गई, पहले पहले फाइनेंस सिखाता था, है इसके लिए तो सीए रखेंगे, तो बोले बिजनेस ऑपरेशन के लिए, बोले साले एमबीए क्या करेंगे? एमबीए रखेंगे। मैं मालिकों की बात कर रहा हूं जो बिजनेस थॉट रखते हैं, तो बोले फिर बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू बढ़ाना। उनको लंदन भेजा जा रहा है, न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है, अभी ये इंडिया में नहीं चल रहा है। मैं सोच रहा हूं मैं इस कोर्स को स्टार्ट कर दूं, कैसे ब्रांडिंग की जाए, कैसे ब्रांड बढ़ाए। देखिए आज के जमाने में नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल टोटल, समझ रहे? लीडर बनाना। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? कैसे नेता बने, छात्र नेता, वो नेता, ये नेता, मोहल्ले वाले नेता, पार्षद वाले, विधायक वाले, कैसे क्या सिस्टम है, ये नए कोर्सेज हैं। बहुत पढ़ा लिया ये सीए बीए वाली पढ़ाई भाई, ये टैक्सेशन वाज, ये अकाउंट वाज, जीवन बढ़ा गया, सफेदवा हो गए इकबाल सारे, है ना? सब उजर गई, पूरी जिंदगी गुजर गई। क्या पढ़ाते हुए? कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो। अब पढ़ाने का मन क्या कर रहा है? नेता कैसे बनाया जाए। दूसरी, ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। आपको मैं बता दूं, मैं इसके ऊपर अभी पीएचडी कर रहा हूं और मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए। और जब ये ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए वाला पूरा कर लूंगा, फिर ब्रांडिंग का काम करूंगा। फ्यूचर में सबसे बड़ा स्कोप आप देखोगे तो किसका होगा? ब्रांड वैल्यू का। ये कैसी एसेट्स है? फिक्टिशियस आपको लगती है। देखिए यदि आप देखिए थोड़े दिन पहले जब कोरोना चल रहा था तो फिजिक्स वाला गायब था, और दूसरी कोचिंग कौन सी चलती थी? बाइजू। सलमान खान, वो शाहरुख खान आ रहे, बड़े बड़े वो आ गए। जब कोरोना नहीं आया था, जब कोरोना चल रहा था जगह वो बाइजू, और एक और भी कोई कोचिंग थी, मेहता जी, और भी एक कोई कोचिंग हुआ करती थी। फिजिक्स वाला कहीं नहीं था, तो किसकी ब्रांड वैल्यू थी बताओ? ऐसा क्या हो गया कि ब्रांड बाइजूस इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आ गई? बाइजू इंसॉल्वेंट होने की कगार पे आ गई। आपकी ब्रांड वैल्यू है तब तक है जब तक आप उससे पैसे कमा रहे हो, और यदि आप उससे कुछ कमा नहीं रहे हो तो कोई ब्रांड वैल्यू नहीं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, वो फर्जी एसेट्स के तौर पर दिखाई जा रही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिजनेस ऑपरेशन में जो खर्चे किए, ये फर्जी एसेट्स है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डेफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ाया जाता था, याद करो क्या पढ़ाया जाता था? अब खर्चा हो गया, आदमी मर गया, लाश का इंतजार कर रहे हो जाके, वो डेफॉल्ट करेंगे हम 3 साल में। अरे P&L में डालो, खत्म करो इसको।
काहे का डेफर्ड? नहीं सर, वी विल गेट द बेनिफिट इन द लास्ट नेक्स्ट 3 years। पता है 3 साल तुम जिंदा रहोगे, बिजनेस चलाओगे, 3 साल में सफा हो गए का है, बिजनेस खत्म। देखिए सब, आप उन्हें 3 साल में डेफर्ड करें, 4 साल में डेफर्ड करें, 12वीं क्लास के टीचरों ने जो पढ़ाया वैसे करें, वो सब चीज ठीक है, लेकिन इतना याद रखें, दीज आर ऑल फिक्टिशियस एसेट्स। और ये सारी की सारी चीजें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते समय सट्ट से क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। क्यों ऐड कर दोगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय से क्या कर चुके होगे? मैं एग्जांपल देता हूं, यहां था 25, ये हो गया 20, जब 5वां कहां गया? 25 था, ओपनिंग में कितना था? 25,000, क्लोजिंग में कितना हो गया? 20,000। ये 5,000 कहां गया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ होके P&L में गया होगा। आप उसे P&L से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। यस और नो? बोले सर समझ में आ गया। ये दोनों पूरी तरह समझ में आ गए। सर ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से मैंने इनकी तो बात ही मत कर देना हमसे। बोले सर इनकी बात क्यों ना करें? मैंने सुनो जरा ध्यान से। करंट लायबिलिटी का क्या करोगे? करंट लायबिलिटी बढ़ी, बताओ पैसा आया कि गया? आया, जोड़ दो। करंट लायबिलिटी घटी, पैसा गया, पैसा कर दिया, पेमेंट कर दिया। करंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब पैसा आया। करंट लायबिलिटी, पैसा आता है, अरे यार सामान आ गया, बेच डाला, पैसा आ गया ना, घूम फिर के आ ही जाता है पैसा। करंट लायबिलिटी के बढ़ने से आप क्या करते? पैसा आता है, आप उसे जोड़ देते, और करंट लायबिलिटी घटने का मतलब हुआ कि आप उसे क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, उसे माइनस कर देंगे। निबट गया। अब करंट एसेट्स भी देखिए, मैं आपको देखिए कैसे तोड़ मरोड़ कर नहीं निकाल रहा हूं, सीधी सीधी बात बता रहा हूं। करंट एसेट्स के अंदर मैंने कहा इसके अंदर 3 तरीके की चीजें बेसिकली होती हैं, जानते हो? स्टॉक, डेटर, है ना, कैश, बैंक। बेटा ये कैश और बैंक तो कहां चले गए? ये आए गए बेटुआ यहां, कैश एंड ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला बोलो। और बोले सर स्टॉक, डेटर और बाकी करंट एसेट्स के लिए क्या करोगे? मैंने कहा यार करंट एसेट बढ़ी, माइनस कर दो, करंट एसेट घटी, ऐड कर दो, है कि नहीं है? चाहे फिर वो डेटर्स हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो अदर करंट एसेट्स हो, सबका ट्रीटमेंट एक ही तरीके का होगा। तुम देखो ये खत्म, इनके बारे में कोई चर्चा करनी है? खत्म। बोले बाकी के लिए क्या करना है? मैंने बाकी के लिए आपको यदि जानना है तो जानना एक चीज होगा कि हम आखिर ये सारे अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। सर कैसे मेंटेन करोगे? अब बताइए तो। मैंने कहा देखो यार, यदि आप फिक्स्ड एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में? तो फिक्स्ड एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई भी हो सकता है। सारे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनाए जाएंगे? एक तरीके से, एक ही सिस्टम से, एक ही बार, एक ही प्रोसीजर, कुछ नया नहीं है। बोले कैसे बनाओगे? मैंने कहा जी लो बेटा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और इसे हम किस पे बनाते हैं? रिटन डाउन। सर मैंने कहीं बनाया? अभी बेटा याद करो, डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ती थी, वहां में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाती थी कि नहीं बनाती थी? ये वही तो है। क्या नाम बदल दो, फिक्स्ड एसेट की जगह क्या लिख दो? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जो बनाना चाहो बनाओ। बनाया कैसे जाएगा? मैंने ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग बैलेंस यहां देखो, ये ओपनिंग है, टक यहां। क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग है, ये देख यहां आ गया, ये एक यहां आ गया। अब क्या हो सकता है? जरा जरा ध्यान से देखिएगा। आप फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को क्या करते हैं? खरीदते हैं। बोलो भैया खरीदते कि नहीं खरीदते हैं? खरीदने के 3 तरीके हो सकते हैं। जब बोलते हैं नए नया बोलते रहते हैं। फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए 3 तरीके क्या हो सकते हैं? मैंने क्या, जरा ध्यान से सुनना। आप नगद में खरीदा, एंट्री करोगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू बैंक। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, उसके एवज में शेयर इशू किए। क्या कहा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, उसके एवज में क्या इशू कर दिए? शेयर इशू कर दिए। क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डेबिट टू शेयर्स। फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, उसके एवज में बॉन्ड इशू किए। फिक्स्ड एसेट खरीदा, उसके एवज में 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए। याद आया कुछ?
एक सवाल था जिसमें 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड, यस और नो? मैं यदि इसके साथ 3 अकाउंट और बनाऊं, कहूं और 3 अकाउंट बनाएंगे हम लोग, एक इक्विटी शेयर अकाउंट, दूसरा डिवेंचर अकाउंट या बॉन्ड अकाउंट। आपको पता है कैपिटल लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। सब ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं? बोर तो नहीं हो रहे? पक्का? तो सच्ची बता दे तो फिर पक्की नहीं। देखो बेटा, ये कैपिटल है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। बोलो बेटा हाँ या ना? ये देख लोन है, डिवेंचर का लोन को कुछ भी कहो, ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो डेबिट होगा। बताओ हाँ या ना? ये ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। हमने 50,000 रुपए की मशीन खरीदी, जिसके एवज में पैसा दिया, रुपया दिया, क्या कहोगे? टू बैंक, रुपया दिया। हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, जिसके एवज में शेयर इशू किए, क्या इशू किए? तो देखो बेटा, फिक्स्ड एसेट में तो आएगा टू शेयर और यहां आ जाएगी फिक्स्ड एसेट्स या प्लांट एंड मशीनरी। बोलो यस और नो? पक्का? मैंने 1,20,000 रुपए की फिक्स्ड एसेट खरीदी और उसके एवज में डिवेंचर इशू किए, क्या इशू किए? तो यहां क्या करोगे? टू डिवेंचर, और डिवेंचर में क्या कर दोगे? बाई प्लांट एंड मशीनरी या फिक्स्ड एसेट्स। बताओ, फिक्स्ड एसेट्स आने के सारे रास्ते खत्म, आ गई फिक्स्ड एसेट्स। बोले सर अब आपने, ठीक है आप कह रहे हो गया, हमारे कितने अकाउंट चल रहे हैं आपके साथ? हम कितने अकाउंट सीख रहे हैं? 3 सिखाने थे, 9 8 7 8, और कितने चल रहे हैं? 3। समझ में भी आ रहे हैं। बोले सर फिक्स्ड एसेट्स का और क्या करते हो? मैंने कहा फिक्स्ड एसेट बेच सकते हो, बेच सकते कि नहीं बेच सकते? बेटा बेचोगे तो पैसा आएगा, बैंक माफ करना, बेचने पे होने वाला प्रॉफिट और लॉस भी आएगा। यदि आप WDV से कम पे बेचते हैं, सुनिए, सेल प्राइस और WDV शब्दों पे ध्यान दीजिएगा मेरी क्लास में, डोंट बिकम मोर इंटेलिजेंट। शब्द पे ध्यान दीजिए, क्या कमें है? जब भी आप कोई चीज अपनी WDV फिक्स्ड रिटन डाउन वैल्यू से कम पे बेचते हैं तो लॉस, रिटन डाउन वैल्यू से ज्यादा बेचते हैं तो प्रॉफिट। कितने की बेची? मैंने कहा 15,000 की, WDV कितनी थी? 10,000 की, कितने का फायदा हुआ? 5,000 का P&L। कितने की बेची? 10,000 की, WDV कितने थी? 15,000, बदल दिया बिल्कुल, कितने का घाटा हुआ? 5। दिस इज द लॉस। ये वही लॉस है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया जाएगा, और ये वही प्रॉफिट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए, यही है वो, और ये वही है जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ये वही है जो इन्वेस्टिंग, और ये वही है जो कहूं नहीं जाएगा। काय सच्ची काय नहीं कहूं जा रहा? हमने बताओ, जैसा पैसा आया गया, ना आया ना गया। यहां तुम कह रहे हो खरीदी, गया होगा ना, ना गया हूं नहीं, तो यहां आया हूं नहीं। तो जिन चीजों से पैसा ना आएगा ना जाएगा वो इंडिविजुअल अकाउंट में तो जाएंगे, इंडिविजुअल अकाउंट में तो जाएंगे, लेकिन तक कहां गया? ये लो, कैश फ्लो में नहीं आएंगे। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए यस, बोलो यस। बोले सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। बोले और क्या करोगे? मैंने कहा डेप्रिसिएशन लगाओगे। क्या लगाओगे? और ये पूरा यही वो डेप्रिसिएशन है, ये ऑपरेटिंग में, और ये यही वो डेप्रिसिएशन है जो ऑपरेटिंग में ऐड किया।
इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बताइए, मैं कहूं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना आया या नहीं? सर ये तो आ गया, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक अकाउंट क्लियर। बोले सर ये डिवेंचर अकाउंट के बारे में बता दीजिए। मैंने कहा देखे, इतना ओपनिंग था, इतना, जैसे मैं देख ना, कभी फिगर्स कैसे मिलती है मैं तो बताता हूं, फिगर्स कैसे मिलती है। 5 लाख की ओपनिंग थी, 10 लाख की क्लोजिंग थी, नई मशीन 2 की खरीदी। 3 के बारे में कुछ नहीं लिखा, कहीं लिखा, कहीं नहीं कोई जानकारी है। तो भाई ये मालूम है कि 5 लाख की ओपनिंग बैलेंस था डिवेंचर का, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख का था, बैलेंस शीट से मिली, और ये मालूम है कि 2 लाख रुपए की न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड अगेंस्ट द कंसीडरेशन ऑफ न्यू डिवेंचर। पता, 3 के बारे में नहीं पता। यही है बाई बैंक, कितने, और यही है जो कौन सी एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? नहीं समझ में आ रहा? बन गया? बोले सर शेयर कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या कह सकते हैं, देखना, इतने इक्विटी थे, इतने ये थे, ये क्लोजिंग था, मान लो यहां अंतर आया तो नए शेयर इश्यू कर दिए, और यहां अंतर आया तो क्या कर दिया, जहां अंतर पड़ा, यहां अंतर का मतलब हुआ बायबैक, यहां अंतर का मतलब हुआ फर्दर इश्यू। इश्यू किया है तो पैसा आएगा, और रिडीम किया है तो पैसा जाएगा। बताइए तीनों अकाउंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले सर इसके बाद बताइए क्या बताते हैं। मैंने कहा ये कौन बच गई, इन्वेस्टमेंट एक बचा बचा दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हमने कहा देखिए, हमने बनाया कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 3 के बाद चौथा कौन सा हो गया, मुझे बताइए, ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस, बेटा तुम जान रहे होगे, ये देखो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, बताओ हम क्या कर दें? ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, वहीं तो दिखाएंगे, और कहां दिखा देंगे भैया? अरे ये इसके अलावा कहीं दिखा सकते हैं? ओपनिंग बैलेंस यहां दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस यहां, ये दिया हुआ था, गए यहां सटाके से, ये ओपनिंग दिखा दिया, ये क्लोजिंग दिखा दिया, कहो हाँ। बोले सर एक बार बताइए इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करते हो? मैंने खरीदे, क्या किए, खरीदे, तो टू बैंक। बताइए खरीदोगे इन्वेस्टमेंट? बोले सर आपको कैसे पता? मैंने एक एग्जांपल लू, ये 4 के थे, ये 5 के हो गए, काय की खुशबू आ रही, ओपनिंग 4 के थे, क्लोजिंग 5 के हो गए। 1 लाख कहां से आ गए? खरीदे ही तो होंगे, बैंक, ये आ गया। बोलो, एग्जाम्पल दिया, और आपने बेचे मान लो तो बाई बैंक। और बेचते समय मैंने कहा जीवन भर याद रखना, खरीदी गई कॉस्ट से कम पे बेचोगे तो नुकसान होगा, और खरीदी गई से ज्यादा पे बेचोगे तो फायदा होगा। लॉस यहां P&L में चला जाएगा, और प्रॉफिट यहां P&L में चला जाएगा, और ये दोनों के दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाए। समझदार हो तो जान लो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये सब तो बता रहा है। यानी वहां पर आने वाली फिगर्स, कहां पर आने वाली फिगर्स जो आप कैश फ्लो में दिखा रहे हैं, निकल के कहां से आ रही हैं, यहां से निकल कर आ रही हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बच्चे बोले सर और? मैंने कहा एक अकाउंट और बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ याद आया? प्रोविजन फॉर टैक्स। देखिए लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस। बेटा जब प्रोविजन बनाते हैं, जब प्रोविजन बनाते हैं तो बाय P&L, और जब पेड करते हैं टू बैंक।
बचपन में 12वीं क्लास में बताया जाता था, पे किया है तो डेबिट कर दो, प्रोविजन बनाया तो पेड दिया है तो प्रोविजन निकल आता, प्रोविजन दिया तो पेड निकल आता, पेड दिया तो प्रोविजन निकल आता, प्रोविजन दिया तो पेड निकल आता। और आप जानते हो ये कहां जोड़ा जाता है? ये कहां माइनस किया जाता है? दिखाएं जगह कहां? दिखाएं, टक टक, ये देखो, ये देखो, ये था प्रोविजन फॉर टैक्स, जोड़ा, वो वही था जो क्रेडिट में पी एंड, और देखो ये लिखा हुआ टैक्स पेड है, टैक्स पेड, ये माइनस किया गया। बोलो यस, हो गया ये पक्का? हम वो भी अकाउंट बनवा रहे हैं जो 12वीं में भी सीख के आते हो आप लोग। बोलिए। इसके बाद एक अकाउंट बनाते थे, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, कभी बनाया था? अब इसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। हाँ, प्रपोज्ड डिविडेंड अब इसकी रेलेवेंस खत्म हो गई है, लेकिन हम तो सिखा दे रहे हैं कि आप हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए, ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां, और जब डिक्लेयर करते हैं यहां और पेड करते हैं तो ये जो डिक्लेयर किया जाता है ये चला जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करके, प्रपोज्ड डिविडेंड, और जब पेड करते हैं तो यही दिखा दिया जाता है कौन सी एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, डिविडेंड पेड। बोलो यस और नो। भैया बोलो बच्चों, हाँ या ना? लॉक कर दूं? बोलिए। कितने अकाउंट हो गए आपके, बताइए? ठीक है कि ठीक है? अब एक बार आप ये सब चीजों को नोट कर लीजिए पहले तो। बैक कर दूं? ये लो, कहां से बैक करूं? ये रहा प्रीवियस, कहां से? ये चलो नोट कर लीजिए, ठीक है? नाउ आप लोगों को ढंग से समझ में आ गया। अब आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। अब हम परसों से, मतलब नेक्स्ट क्लास में, हम आपको इसके क्या बताएंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करेंगे, किस तरह से लगाई जाएंगे, ये सारी चीजें एक एक करके हम लोग यहां पर सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।